हेलो बच्चों, नमस्कार। तो कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। तो आप सभी लोग को मेरा यूट्यूब चैनल उमेश सिवा ऑफिशियल पे स्वागत है, जहां हम लोग इस मिशन कमबैक सीरीज के मदद से इस साल माध्यमिक 2025 के लिए फिजिकल साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और इस लेक्चर्स पे, इस सीरीज पे आप लोगों को मिलने वाला है कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर्स। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, जो कि होगा हम लोगों का मेटलर्जी का पार्ट 2। उम्मीद करता हूं पार्ट 1 आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छे से पढ़े होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज का हम लोगों का टॉपिक लगेगा इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ रिडॉक्स प्रोसेसेस। ये जो टॉपिक में हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ रिडॉक्स प्रोसेसेस। रिडॉक्स मतलब क्या है? रिडक्शन ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इसका मतलब भी समझेंगे हम लोग। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के अनुसार हम लोग ऑक्सीडेशन किसे बोलते हैं, रिडक्शन किसे बोलते हैं। ऑक्सीडेशन मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई भी मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उससे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। मेटल्स अगर इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो उससे हम लोग बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, सोडियम यहाँ क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, यानी कि ऑक्सीडाइज हो रहा है। और कैल्शियम भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। दूसरी एग्जांपल में देखिए, जो हम लोगों का एल्यूमिनियम है, ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। आयरन भी इधर 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है? रिड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग अगर इलेक्ट्रॉन के माध्यम से जाए तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं तो रिड्यूस है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं तो क्या है? ऑक्सीडाइज्ड है, ठीक है। और दूसरी तरीका से अगर ऑक्सीजन के माध्यम से देखिए तो गेन ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और रिमूव ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। तो ये रिडॉक्स एंड ऑक्सीडेशन आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाद में जो भी रिएक्शन होगा इसी 2 टर्म्स के बेसिस पे रहता है। और दूसरी चीज देखिए, मेटलर्जी में 3 जो स्टेप्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। सबसे पहला है रिडक्शन, दूसरी है ड्रेसिंग, और तीसरी है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम मेटल ऑक्साइड। यानी कि जितना भी मेटल ऑक्साइड्स है उसमें से ऑक्सीजन हटाना सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस माना जाता है। कौन सा प्रोसेस? रिडक्शन, ड्रेसिंग एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। देखिए, अगर किसी भी मेटल्स को हम लोग उसका ऑक्साइड से कंप्लीटली फ्री करना हो तो हम लोग क्या करेंगे? उसको रिड्यूस करेंगे। क्या करेंगे? यानी कि रिडक्शन प्रोसेस को हम लोग इनिशिएट करेंगे। अब रिडक्शन प्रोसेस जो होता है वो 2 तरीके से किया जाता है। सबसे पहला तरीका क्या है? जितना भी कॉपर, लीड, आयरन, क्या है? कॉपर, लीड और आयरन का जितना भी ऑक्साइड्स वगैरह है, इन सभी को हम लोग रिमूव करते हैं केमिकल रिड्यूसिंग एजेंट्स के मदद से। और वो केमिकल रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन कौन है? वो होता है कोक, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड अमोनिया। जो भी जिंक ऑक्साइड है उसको हम लोग रिड्यूस करते हैं कोक को यूज करते हुए। साथ साथ में हम लोगों को हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी भी लगेगा, यानी कि एट हाई टेम्परेचर में हम लोग इसको Z10O से ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे, रिड्यूस करवाएंगे कोक के मदद से। आप लोग एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ जिंक ऑक्साइड है जिसको हम लोग रिएक्ट करवाते हैं कोक के साथ। तो ये रिएक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा? जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा और कंप्लीटली जिंक फ्री हो जाएगा, यानी कि फ्री मेटल हम लोगों को दिखने को मिलता है लोगों का। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक एक्सट्रैक्शन करते हैं, क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो इन वाला केस में जो भी रिडक्शन होता है वो हमेशा कैथोड में देखने को मिलता है। आई रिपीट, अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक एक्सट्रैक्शन का बात करेंगे तो जितना भी रिडक्शन होगा वो कहाँ देखने को मिलेगा? कैथोड में देखने को मिलेगा। इधर आप लोग देख सकते हैं Mn2+ जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, हम लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर रहे हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। और कोई भी मेटल्स अगर इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो वो फिर स्टेबल बन जाता है, M में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो प्रोसेस है कहाँ होता है? ये कैथोड में देखने को मिलता है। तो बेसिकली ये सब टॉपिक से हमने ऑक्सीडेशन का मतलब समझा, रिडक्शन का मतलब समझा, और इलेक्ट्रोलाइटिक के केस में, इलेक्ट्रोलाइटिक एक्सट्रैक्शन के केस पे कैथोड में होता है रिडक्शन, ये समझा, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम लोग आगे वाला कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। तो दूसरा हम लोगों का टॉपिक आएगा थर्माइट रिएक्शन। देखिए, थर्माइट रिएक्शन जानने से पहले आप लोगों को 2-3 पॉइंट जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट क्या है? जो भी एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम वगैरह ऑक्सीजन के साथ जल्दी रिएक्ट होते हैं। दे हैव हाई एफिनिटी टू रिएक्ट विथ ऑक्सीजन विथ
एट हाई टेम्परेचर पे एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ अच्छे खासे से क्या होता है, रिएक्ट होते हैं। और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन हम लोगों को बहुत सारा एनर्जी प्रोड्यूस होता हुआ दिखाई देता है। अगर इसका यूजेस, इसका प्रिंसिपल का बात करें तो ये प्रिंसिपल हम लोग आयरन को एक्सट्रैक्ट करने में यूज करते हैं। और इसी एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्डस्मिथ थर्माइट प्रोसेस बोलते हैं। अभी हम लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, थर्माइट मिक्सचर्स मतलब क्या होते हैं? इट्स सो सिंपल माय डियर स्टूडेंट्स। थर्माइट मिक्सचर्स मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड का और फेरिक ऑक्साइड का जो भी मिक्सचर्स होता है, आई रिपीट, एल्युमिनियम ऑक्साइड का और फेरिक ऑक्साइड का अगर 1:3 रेशियो बाय मास में मिक्सचर्स हम लोगों को दिखाई दिया तो उसे हम लोग बोलते हैं थर्माइट मिक्सचर्स। यहाँ एक नोट करने का बात क्या है, इन थर्माइट मिक्सचर के साथ हम लोगों का इग्नाइटिंग मटेरियल्स भी प्रेजेंट होता है, जो कि होता है बेरियम पेरोक्साइड। कौन सा होता है? बेरियम पेरोक्साइड। तो इन सभी मिक्सचर्स यानी कि ये थर्माइट मिक्सचर्स को हम लोग कहाँ डालेंगे? क्रूसिबल में डालेंगे। और क्रूसिबल में डालने के बाद मैग्नीशियम रिवन यूज करके इसको हल्का सा हम लोग इग्नाइट करेंगे। किसको? मैग्नीशियम रिवन को हल्का से इग्नाइट करेंगे तो ये बहुत जल्दी हाई टेम्परेचर गेन करेगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम रिवन बर्न होना शुरू कर देगा और हाई टेम्परेचर क्या होगा? क्रिएटेड होगा। हाई टेम्परेचर क्रिएटेड होने के कारण क्या हो जाएंगे, यहाँ हम लोगों को एल्युमिनियम ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड के बीच में रिएक्शन होता हुआ दिखाई देता है। और शुरू में ही हमने क्या पढ़ा था, एल्युमिनियम ऑक्साइड को अगर हाई टेम्परेचर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दे तो अच्छा खासा रिएक्शन देखने को मिलता है। तो जब मैग्नीशियम रिबन जल जाते हैं तो एल्युमिनियम जो है वो फेरिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने के बाद होता क्या है, ये जो आयरन है इसको कंप्लीटली एल्यूमिनियम डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ आयरन को फ्री कर देगा और यहाँ अपने आप को एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। साथ साथ में हम लोगों को बहुत सारा हीट प्रोड्यूस देखने को मिलता है। इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और ये जो रिएक्शन है इसमें लगभग 2500 से लेके 3000 डिग्री सेल्सियस तक हीट प्रोड्यूस देखने को मिलता है। और ये जो है हीट प्रोड्यूस ये विद इन 10 सेकेंड से लेके 30 सेकेंड के बीच में प्रोड्यूस्ड होता है। तो इसीलिए ये हाईली एक्सोथर्मिक माना जाता है। तो इस रिएक्शन के बाद जो भी प्रोडक्ट होता है हम लोगों का वो होता है मोल्टेन आयरन एंड मोल्टेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है? मोल्टेन आयरन एंड मोल्टेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। और दूसरी चीज आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, ऊपर की तरफ हम लोगों का एल्यूमिनियम ऑक्साइड बैठेगा और नीचे की तरफ हम लोगों का आयरन बैठेगा। क्यों? क्योंकि आयरन थोड़ा वेट में ज़्यादा होता है, इसीलिए मोल्टेन आयरन नीचे बैठेगा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऊपर की तरफ बैठेगा। अभी देखिए इसका एप्लीकेशन देखिए, जो मोल्टेन आयरन है उसको किस किस चीज़ में यूज़ करते हैं? इसको हम लोग यूज़ करते हैं रेलवेज वगैरह को ज्वाइन करने, रेल्स वगैरह को ज्वाइन करने के लिए। और हम लोगों का जितना भी ब्रोकन पार्ट्स ऑफ लार्ज गियर्स यानी कि बड़ा बड़ा जो लोहा का पीसेस ब्रोकन पार्ट्स उसको ज्वाइन करने में हम लोग यूज़ करते हैं। पाइप्स वगैरह को ज्वाइन करने में हम लोग यूज़ करते हैं। ये इसका एप्लीकेशन है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हम लोगों का आता है एक्टिविटी सीरीज। ये आप लोग नहीं छोड़ सकते। एक्टिविटी सीरीज एक ऐसा टेबल है जिन टेबल में हम लोग मेटल को अरेंज करके रखते हैं। इन सभी मेटल्स को अरेंज करके रखते हैं। टॉप से लेके बॉटम तक का अगर बात करेंगे तो टॉप में जितना भी मेटल्स है वो हाईली रिएक्टिव है और बॉटम में जितना भी मेटल्स है वो लेस रिएक्टिव मेटल्स है। ठीक है, तो आप लोगों को ये जो सीरीज है ये आप लोगों को याद करना है। इसका याद करने का शॉर्टकट तरीका भी है और आप अपना न्यूमेरिक्स वगैरह भी बना सकते हैं, है ना। तो इसका शॉर्टकट तरीका का अगर बात करें तो पोसो कामा एलजीई हाइको सीगो है। ठीक है, तो ये जो है इसका शॉर्टकट्स में किसी दिन दूसरा लेक्चर्स में आप लोगों को बता दूंगा। बस आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो सीरीज है इसमें आप लोगों को याद करना है। अब ये सीरीज
इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस सीरीज की मदद से हम लोगों को क्या पता चलता है, कौन सा वाला मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा वाला मेटल कम रिएक्टिव है, कौन सा वाला मेटल किसको डिस्प्लेस होता है। किसी भी रिएक्शन में अगर किसी भी दो मेटल्स को हम लोग लेके रिएक्शन करवाएंगे तो ये जो मेटल्स रिएक्शन होंगे कि नहीं, ये कैसे डिसाइड होगा, कैसे कंफर्म होगा? ये होगा हम लोगों का एक्टिविटी सीरीज देखने के बाद। अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखें, अगर कभी भी जिंक सल्फेट के साथ, किसके साथ, जिंक सल्फेट के साथ अगर हम लोग आयरन को रिएक्ट करवाएंगे तो हम लोगों को रिएक्शन नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि अगर रिएक्टिविटी सीरीज का बात करें, आयरन और जिंक का कंपैरिजन करें तो आयरन लेस रिएक्टिव है, जिंक मोर रिएक्टिव है। तो लेस रिएक्टिव मेटल्स वगैरह कभी भी मोर रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस नहीं कर सकते, इसीलिए ये रिएक्शन नहीं होते हैं। लेकिन दूसरा केस में अगर हम लोग जिंक को आयरन सल्फेट के साथ रिएक्ट करवा दे तो ये जिंक जो है ये इजीली आयरन को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और जिसकी वजह से यहाँ जिंक सल्फेट हम लोगों को दिखने को मिलेगा और आयरन अकेला बन जाएगा। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव मेटल से एज कंपेयर टू आयरन। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये एक्टिविटी सीरीज अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी देखिए, ये एक्टिविटी सीरीज को देखते हुए हमने 2-3 नोट्स वगैरह इधर हमने नोटिस किए हैं, ठीक है। अगर ये नोट्स वगैरह आप लोग अच्छे से पढ़ना नहीं चाहते हैं तो ये नोट्स वगैरह तो यही टेबल से भी आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। देखिए, अगर सबसे पहला अगर हम लोग लेस रिएक्टिव मेटल्स का बात करेंगे तो वो होता है प्लैटिनियम एंड गोल्ड। प्लैटिनियम और गोल्ड जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल्स है, इसीलिए ये हमेशा नेचर पे फ्री स्टेट पे एग्जिस्ट करता है, जिसके कारण से ये मेटल्स का कोई भी रिडक्शन करने का जरूरत नहीं होते हैं, ठीक है। और दूसरा चीज़, अगर हम लोग CuHg और Ag का बात करें तो ये जो है इसका ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स वगैरह लेस स्टेबल होते हैं, जिसके कारण से अगर इसको रिड्यूस करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, हीटिंग करके रिड्यूस करेंगे, ठीक है। अगर थर्ड वाला पॉइंट का जाए तो जिंक, आयरन एंड लीड का अगर बात करें तो इनका जो ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स रहते हैं इनको हम लोग रिड्यूस करते हैं कोक COH2NH3 को यूज करके या अदर रिड्यूसिंग एजेंट्स को यूज करके। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स पे, जो टॉप लेवल में, जो टॉप कैटेगरी में जो हमने मेटल्स रखे हैं ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स है। हाईली रिएक्टिव मेटल्स स्पेशली ज़्यादातर इसका ऑक्साइड्स वगैरह जो है वो स्टेबल होते हैं, प्लस ये आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। कैसा होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, जिसके कारण से इसको हीटिंग करके या रिड्यूसिंग एजेंट्स वगैरह यूज करके हम लोग रिडक्शन कर नहीं सकते हैं। इसको रिडक्शन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस यूज करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिन प्रोसेस में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वगैरह यूज करते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, कंप्लीट कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से याद करना है, ठीक है। और तीसरा वाला पॉइंट इस एक्टिविटी सीरीज से क्या आता है, देखिए, अगर हम लोग फेरस सल्फेट सॉल्यूशन पे कॉपर को डाल दे तो क्या हम लोगों को रिएक्शन देखने को मिलता है? जी नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर हम लोग आयरन एंड कॉपर का बात करें तो कॉपर लेस रिएक्टिव है, आयरन मोर रिएक्टिव है। तो कॉपर लेस रिएक्टिव मेटल्स कभी भी मोर रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। इसीलिए जब भी फेरिक सल्फेट सॉल्यूशन के ऊपर कॉपर डाल देंगे तो रिएक्शन देखने को नहीं मिलता है। लेकिन दूसरा केस में अगर हम लोग बात करेंगे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो कि ब्लू कलर होता है ना, उस पे अगर हम लोग आयरन डाल दे तो कुछ देर बाद वो ब्लू कलर फेड ऑफ होके हम लोगों का ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि आयरन मोर रिएक्टिव मेटल्स देन कॉपर, यानी कि आयरन मोर रिएक्टिव होता है कॉपर के कंपैरिजन पे, जिसके कारण जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है वहां में से कॉपर को आयरन कंप्लीटली रिप्लेस कर देगा, जिसके कारण से इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, जो कि ब्लू कलर से ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये जो है ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट है एक्टिविटी सीरीज से। तो आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं ये जो कॉन्सेप्ट है आप लोग अच्छे से
कीजिएगा। अभी हम लोग बात करते हैं मेटल कोरोजन का। ठीक है, ये जो मेटल कोरोजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहला मेटल कोरोजन का मतलब क्या होता है, देखिए जितना भी मेटल्स वगैरह है ना, वो मेटल्स का प्रॉपर्टी है कि वो लस्टरस एंड शाइनिंग होता है। शुरू शुरू में जब नए होते हैं तो वो थोड़ा शाइनिंग देता है, लेकिन टाइम के साथ, वक्त के साथ जब उसको एयर पे एक्सपोज किया जाता है तो उसका जो शाइनिंग है वो ख़त्म होता चला जाता है, मेटल्स कंप्लीटली डल बन जाता है। तो ये होता है मेटल कोरोजन के मदद से। आप लोगों ने नोटिस किया होगा जो गोल्ड रिंग होता है, सिल्वर स्पून होता है, कॉपर कॉइन होता है, आयरन नेल होता है या एल्युमिनियम टॉय होता है, वो टाइम के साथ उसका जो शाइनिंग है धीरे धीरे कम होता हुआ दिखाई देता है। अगर हम लोग सिल्वर स्पून का बात करेंगे तो सिल्वर स्पून पे जो जो सिल्वर स्पून का शुरुआत में लस्टर था वो कम होता हुआ दिखाई देता है और सिल्वर स्पून के ऊपर ब्लैक कलर लेयर बन जाता है, जो कि क्या है, वो है सिल्वर सल्फाइड है। क्या है, वो है सिल्वर सल्फाइड। अगर हम लोग कॉपर का बात करें तो कॉपर कॉइन के ऊपर भी ग्रीन पैचेस वगैरह हम लोगों को देखने को मिलता है। और आयरन का बात करें, आयरन का तो कंडीशन बहुत वर्स्ट हो जाता है जब एयर एंड वाटर पे हम लोग एक्सपोज करेंगे, और रेडिश ब्राउन कलर हम लोगों का वो लेयर देखने को मिलता है, जो कि एक रस्ट है, जो कि एक जंक है। ठीक है, गोल्ड रिंग का बात करें तो जैसे का वैसे होता है गोल्ड रिंग। क्यों? क्योंकि एक्टिविटी सीरीज में भी हमने देखा है गोल्ड जो है वो नॉन रिएक्टिव यानी कि लेस रिएक्टिव मेटल्स में कंसीडर किया जाता है। एल्यूमिनियम का जो है टॉयज वो काफ़ी हद तक प्रिजर्व होते हैं, यानी कि काफ़ी हद तक उसका कंडीशंस अच्छा ही होता है एज कंपेयर टू सिल्वर, कॉपर एंड दिस वन आयरन। ठीक है, अभी डेफिनेशन का बात करें, कोरोजन का मतलब क्या होता है। देखिए किसी भी मेटल्स को अगर हम लोग पानी, हवा में या मॉइस्चर या एसिड में या इलेक्ट्रोलाइट लाइक सॉल्ट वाटर में अगर हम लोग एक्सपोज करके रखेंगे तो उस मेटल के सरफेस के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा कंपाउंड्स वगैरह फॉर्म होना शुरू कर देगा। तो इसी कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं कोरोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। तो सबसे पहले कोरोजन में हम लोग बात करेंगे रस्टिंग का। क्या करेंगे? रस्टिंग, यानी कि कोरोजन ऑफ आयरन का, यानी कि आयरन्स वगैरह में, लोहा वगैरह में जंग कैसे लगते हैं। देखिए जब भी हम लोग इम्प्योर आयरन, कैसा, ये आई रिपीट, जब भी कोरोजन का बात करेगा आयरन का, तब आप लोगों को मेंशन करना है आयरन कैसा होना चाहिए, इम्प्योर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? इम्प्योर। जब भी इम्प्योर आयरन को हम लोग एयर में या वाटर, एयर एंड वाटर के साथ एक्सपोज करके रखेंगे, खुले छोड़ के रखेंगे, तो क्या हो जाएंगे, आयरन का सरफेस के ऊपर रेडिश ब्राउन कोटिंग बैठना शुरू कर देगा, है ना। कैसा कलर का? रेडिश ब्राउन कोटिंग, जो कि क्या होते हैं, वो होते हैं रस्ट होते हैं। क्या होते हैं? रस्ट, जंग। जंग को हम लोग साइंटिफिकली क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, जिसका केमिकल फॉर्मूला हम लोगों का रहता है Fe2O3XH2O, जहां X का मतलब होता है, X कोई भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ये डिपेंड्स करता है अमाउंट ऑफ वाटर यूज इन रस्टिंग। ये रस्टिंग होने में कितना अमाउंट ऑफ वाटर यूज हुआ है, इसके ऊपर डिपेंड करता है X का वैल्यू। और X का वैल्यू जो है अपने आप में वेरिएबल होता है, फिक्स वैल्यू नहीं होते हैं। और दूसरी चीज़ आप लोगों को क्या याद करना है, जो भी ये मेटल्स के ऊपर, जो भी लोहा के ऊपर ये रस्ट होने का यानी कि जंक लगने का प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रस्टिंग। तो रस्टिंग जो है उसको हम लोग इजीली रिमूव कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को बता दूं, रस्टिंग लगने के बाद जो भी आयरन होते हैं उसका लाइफ को डैमेज करेगा, वो थोड़ा वीक बन जाएगा, ये आप लोगों को याद करना है। और दूसरी चीज़, आयरन जल्दी कोरोड होते हैं, यानी कि आयरन में जल्दी कोरोजन देखने को मिलता है एज कंपेयर टू कॉपर, सिल्वर एंड एल्यूमिनियम। क्यों? क्योंकि आयरन मोर रिएक्टिव है। ठीक है, और दूसरी चीज़ आप लोगों को क्या याद करना है, प्योर आयरन डज नॉट रॉस्ट। फिर से रिपीट, जो भी आयरन प्योर होते हैं उस पे जंक नहीं लगते हैं, खाली किस पे लगते हैं? इम्प्योर आयरन पे लगते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं आयरन यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन होते कैसे है, इसके पीछे का साइंस क्या है। तो अगर हम लोग मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन का बात करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को जानना है आयरन रस्टिंग होने के लिए बेसिकली हम लोगों को 3 चीज़ चाहिए। एक तो
आयरन, दूसरी चीज़ चाहिए वाटर और तीसरी चीज़ चाहिए ऑक्सीजन। ठीक है, सबसे पहला चीज़। दूसरी चीज़ मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन जो भी होता है या रस्टिंग ऑफ आयरन होता है वो एक कैसा रिएक्शन होता है, रिडॉक्स रिएक्शन। इसका मतलब ये रिएक्शन में हम लोगों को ऑक्सीडेशन भी देखने को मिलता है, रिडॉक्शन भी देखने को मिलता है। तीसरा चीज़, ये जो मैकेनिज्म है ये अपने आप में इरिवर्सिबल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं एकदम शॉर्ट एंड स्वीट में बता दे रहा हूँ। सबसे पहला क्या होता है, आयरन सरफेस के ऊपर जब भी वाटर ड्रॉपलेट पड़ते हैं, क्या होता है, आयरन सरफेस के ऊपर जब भी वाटर ड्रॉपलेट पड़ते हैं तो होता क्या है, जो आयरन एटम्स होता है ना, आयरन एटम्स वगैरह वाटर ड्रॉपलेट के सेंटर पे अपना 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। यानी कि आयरन अपने आप क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं। क्या हो जाते हैं? ऑक्सीडाइज होते हैं। और क्या करते हैं, जो वाटर ड्रॉपलेट है, वाटर ड्रॉपलेट एकदम पूरा आयरन सरफेस के ऊपर में वाटर ड्रॉपलेट का सरफेस रहता है। और आप लोगों को बता दूं, जो वाटर सरफेस का जो मतलब एजेस रहता है ना, वहाँ ऑक्सीजन बहुत सारा होता है, जिसके वजह से क्या होगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये एजेस में जाके ये डोनेट कर देगा। ये जो वाटर ड्रॉपलेट है ये डोनेट करने के बाद क्या हो जाएगा, हम लोगों को ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, यानी कि रिडक्शन प्रोसेस देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद का जितना भी प्रोसेस है हम लोगों को क्या होगा, एक तरफ है ऑक्सीडेशन, एक तरफ है रिडक्शन। तो ये वाला सरफेस में हम लोगों को एक मिनी लोकल मिनी या लोकल केमिकल सेल्स देखने को मिलता है, जिन केमिकल सेल्स में हम लोगों का एनोड और कैथोड अपने आप में बन जाता है। सेंटर ऑफ वाटर ड्रॉपलेट पे आयरन एटम है, वो अपने आप में एनोड का काम करेगा, और जो भी कार्बन इंप्योरिटी वाटर ड्रॉपलेट पे प्रेजेंट है वो कैथोड का काम करेगा, और वाटर अपने आप में इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। यानी कि एक लोकल केमिकल सेल फॉर्म होगा, जिसकी मदद से यहाँ हम लोगों को रिएक्शन देखने को मिलता है। ये आप लोगों को मेंशन करना है। ये मेंशन करने के बाद डायरेक्ट आप लोग ये इलेक्ट्रोकेमिकल रस्टिंग रिएक्शन आप लोग अच्छे से मेंशन कर सकते हैं, जहाँ आप लोग देख सकते हैं 4 मोल्स ऑफ आयरन जो है वो 2 मोल्स यानी कि 2xH2O के साथ रिएक्ट होंगे, और साथ साथ में 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन भी रिक्वायर होगा। ये यानी कि यहाँ आप लोग डायरेक्टली देखिए, आयरन और किसी भी अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने के बाद हम लोगों का 2F2 Fe2O3.XH2O क्या होता है, हम लोगों को मिलता है। तो ये वाला जो रिएक्शन है ना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए। तो बेसिकली आप लोग क्या याद करना है, आयरन, वाटर एंड ऑक्सीजन रिएक्ट विथ ईच अदर टू गिव फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, यानी कि रस्ट देने में। ये जो है हम लोगों का रस्ट है, रस्ट प्रोड्यूस होने का मेन केमिकल रिएक्शन यही है। तो आप लोगों को ये बार बार प्रैक्टिस करना है। तो इसके बाद आता है, देखिए रस्टिंग जो है ना, रस्टिंग क्लोरीन का प्रेजेंस में बहुत जल्दी होता है। क्लोरीन का प्रेजेंस में हम लोगों को रस्टिंग बहुत जल्दी देखने को मिलता है, और यही है हम लोगों का जो भी सी में, जो भी समुद्र वगैरह में चलते हैं ना, शिप्स वगैरह या जो सबमर्ज पार्ट ऑफ पाइपलाइन से, जितना भी हम लोग पानी के अंदर पाइपलाइंस वगैरह लगाते हैं ना, उसका सबसे बड़ा दिक्कत हम लोगों का रस्टिंग का, क्योंकि सी वाटर्स में तो क्लोरीन वगैरह प्रेजेंट रहता है ज़्यादातर, और हम लोग अभी पढ़ा जो रस्टिंग होता है वो क्लोरीन के प्रेजेंस में बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो इस रस्टिंग से हम लोग बचाएंगे कैसे? तो देखिए, सबसे पहला देखिए बैरियर प्रोटेक्शन। सबसे पहला हम लोगों को क्या है, बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर प्रोटेक्शन यानी कि रस्टिंग से बचाने के लिए, यानी कि जंग होने से बचाने के लिए सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, बैरियर प्रोटेक्शन यूज़ करेंगे। बैरियर प्रोटेक्शन में बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, जो भी लोहा वगैरह है उसको या तो हम लोग पेंट करेंगे, या तो ऑयलिंग करेंगे, या तो ग्रीजिंग करेंगे। इसके मदद से भी हम लोग क्या एक प्रॉपर कोटिंग दे देंगे। क्या करेंगे, कोटिंग, यानी कि ये ग्रीज वगैरह से सरफेस को कवर कर देंगे, जिसके मदद से काफ़ी हद तक रस्टिंग रुक सकता है। दूसरी चीज़ क्या है, मेटल कोटिंग आएगा, मेटलिक कोटिंग आएगा, यानी कि एक मेटल के ऊपर हम लोग दूसरा मेटल्स वगैरह भी लगा के, यानी कि कोटिंग सिस्टम बना के अंदर वाला मेटल्स को हम लोग थोड़ा काफ़ी हद तक क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में बेसिकली हम लोग आयरन के ऊपर जिंक को लगा देते हैं। क्या कर देते हैं, आयरन के ऊपर जिंक को लगा देते हैं। ये
करने से क्या होगा, जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है आयरन के केस पे। तो जिंक जितना भी रिएक्शन होगा हम लोगों का जिंक का होगा बाहरी लेयर से, और आयरन हम लोगों का सेफ रहेंगे। ठीक है, तो इसके मदद से जितना भी आयरन है वो ऑक्सीजन से दूर हो जाएगा, क्योंकि अंदर की तरफ रहता है और आयरन अच्छे से, आयरन का मतलब कोई भी रस्टिंग देखने को नहीं मिलता। टीन प्लेटिंग भी कर सकते हैं, यानी कि जैसे हमने जिंक लगाया आयरन के ऊपर वैसा ही हम लोग टीन को भी लगा सकते हैं, क्रोमियम भी लगा सकते हैं जिसको हम लोग क्रोमियम प्लेटिंग बोलते हैं, निकल प्लेटिंग भी लगा सकते हैं। और निकल प्लेटिंग माय डियर स्टूडेंट आप लोग याद करना इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से हम लोग करते हैं। और तीसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हम लोगों का एलोइंग। क्या करते हैं, एलोइंग। देखिए आयरन अकेला को अगर हम लोग रख देंगे तो वो हाईली रिएक्टिव होने के कारण जल्दी से क्या हो जाएगा, रस्टिंग देखने को मिलता है। लेकिन जब आयरन को हम लोग क्रोमियम और निकल के साथ मिक्स करके एक एलॉय बना देंगे तो वहाँ हम लोगों को रस्टिंग देखने को नहीं मिलता है। और चौथा है हम लोगों का कैथोडिक प्रोटेक्शन। कैसा है, कैथोडिक प्रोटेक्शन। तो कैथोडिक प्रोटेक्शन में होता क्या है, इन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन आयरन एटम्स जो कि एक एनोड का काम करेगा एट द सरफेस गिव ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच फ्लोज टुवर्ड्स द कैथोड बिकॉज ऑफ विच द एनोड गेट्स कोरोडेड स्लोली। सो इन कैथोडिक प्रोटेक्शन मेथड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी स्टॉप्ड बाय यूज ऑफ अ सैक्रिफिशियल एनोड। यानी कि देखिए एक्चुअल में कोरोजन होता क्यों है, जो भी आयरन एटम्स है ना वो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वो अपने आप एनोड जैसा बिहेव करेगा, और इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वो इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव होता है, कैथोड की तरफ मूव होता है, जिसकी वजह से एनोड में रस्टिंग होना शुरू कर देगा, कोरोड होना शुरू कर देगा, यानी कि डैमेज होना शुरू कर देगा। तो हम लोग कैथोडिक प्रोटेक्शन में क्या कर देंगे, कैथोडिक प्रोटेक्शन में कंप्लीटली जो भी एनोड है ना, एनोड को हम लोग कंप्लीटली क्या करेंगे, सैक्रिफिशियल एनोड्स वगैरह यूज करके कंप्लीटली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को बंद कर देंगे। यानी कि एनोड को कंप्लीटली हम लोग क्या करेंगे, सैक्रिफिशियल एनोड से रिप्लेस कर देंगे। जो करने से क्या होगा, वो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीटली स्टॉप हो जाएंगे। तो a more active metals like magnesium block is connected with iron so that magnesium act as an anode instead of iron। तो करेंगे क्या, जो भी यानी कि आयरन से जो भी मोर रिएक्टिव मेटल्स है उसका ब्लॉक्स वगैरह हम लोग आयरन के साथ कनेक्ट कर देंगे। और ये करने से होता क्या है, आयरन की जगह पे मैग्नीशियम एक एनोड का काम करेगा। क्या का काम करेगा, एनोडन। तो ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इन Mg, यानी कि ये करने से जो भी ऑक्सीडेशन है वो आयरन पे नहीं बल्कि मैग्नीशियम में देखने को मिलेगा। तो आयरन ये वाला केस पे हम लोगों का आयरन सेफ रहता है और मैग्नीशियम कोरोडेट रहता है। तो दिस प्रोसेस इज यूज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ अंडरग्राउंड पाइप्स, टैंक्स। तो जितना भी पाइप्स वगैरह पानी के अंदर होता है ना, अंडरग्राउंड में होता है, तो इसको हम लोग ये जो सैक्रिफिशियल एनोड्स यानी कि कैथोडिक प्रोटेक्शन के मदद से हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं। सो व्हेन मैग्नीशियम ब्लॉक इज कोरोडेड कंप्लीटली इट हैज़ टू बी रिप्लेस्ड बाय फ्रेश वन। ओके, तो जब ये मैग्नीशियम ब्लॉक्स वगैरह डैमेज हो जाते हैं कंप्लीटली, फिर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं, यानी कि रिप्लेस करके एक रिफ्रेश नया लगा सकते हैं। दिल्ली पिलर ऑफ गुप्ता एज है ना, दिल्ली पिलर ऑफ गुप्ता एज इज ए यूनिक मेटलर्जिकल मार्बल ऑफ हाई क्वालिटी ऑफ स्टील प्रोडक्शन इन एंशिएंट इंडिया। इट वाज मेड फ्रॉम 98% कोरोजन फ्री रफ आयरन। जो हम लोगों का दिल्ली पिलर ऑफ गुप्ता एज है, माना जाता है यहाँ हम लोगों का उतना कोरोजन नहीं देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये जो पिलर है, ये जो दिल्ली पिलर ऑफ गुप्ता एज है, ये बनाया गया है कंप्लीटली 98% कोरोजन फ्री रफ आयरन से। इसीलिए तब का बना हुआ जो हम लोगों का पिलर है आज तक जंग नहीं लगते, क्योंकि इसमें कितना बारिश हुआ होगा, कितना हवा से लगा होगा, फिर भी जंग हम लोगों को देखने को नहीं मिलता। अगर आप लोगों को कभी पूछा जाए तो आप लोगों को बताना ये जो पिलर है ये बनाया गया है कंप्लीटली कोरोजन फ्री रफ आयरन से, 98% कोरोजन फ्री रफ आयरन से बनाया गया है, इसीलिए इसमें जंग वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं।
अभी ये जो कोरोजन्स है, इस कोरोजन्स ऑफ मेटल्स के साथ हम लोग हेल्थ इम्प्लीकेशंस वगैरह भी पढ़ेंगे, यानी कि ये कोरोजन्स और हम लोगों का हेल्थ इश्यू वगैरह के बीच में क्या रिलेशंस है। सबसे पहला तो देखिए, ये जो एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम हम लोगों का गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। लेकिन देखिए, एल्यूमिनियम को अगर हम लोग ड्राई एयर में रखेंगे ना, तभी उतना इफेक्ट्स वगैरह देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ड्राई एयर में एल्यूमिनियम रिएक्ट नहीं करते। लेकिन जब हम लोग एल्यूमिनियम को मॉइस्ट एयर पे रख देंगे तो ये रिएक्ट करेंगे और हम लोगों को एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्मिंग होता हुआ दिखाई देता है। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है अपने आप में ऑन रिएक्टिव है। तो एक बार एल्यूमिनियम ऑक्साइड डेवलप होने के बाद होता क्या है, ये एल्यूमिनियम सरफेस को टाइटली पकड़ के बैठता है, जिसके वजह से ये जो एल्यूमिनियम सरफेस है वो तो सेफ हो जाते हैं, लेकिन इसका जो भी हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टिविटी है वो डैमेज हो जाता है। यानी कि ये जो एल्यूमिनियम है लेस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव हो जाता है और हीट थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसका थोड़ा घट जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, मेटल्स जो होते हैं, यानी कि मेटल्स को अगर हम लोग हवा में रख देंगे तो ये क्या होगा, कोरोडेट होगा, है ना। तो इसका अगर एग्जांपल में हम लोग देखेंगे कॉपर, जो भी कॉपर्स वगैरह है ना, इसको अगर हम लोग हवा में रख देंगे तो ये ऑक्सीजन के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और वाटर के साथ रिएक्ट होने के बाद ये कॉपर कार्बोनेट बनाते हैं। ये जो ग्रीन पैचेस रहता है ना बच्चों, वो ग्रीन पैचेस एक्चुअल में हम लोगों का क्या है, CuOH2.CuCO3 है, ठीक है। तो ये भी रिएक्शंस आप लोगों को अच्छे से याद करना है। व्हाट लाइक द एक्सप्लेन द ग्रीन पैचेस फॉर्म ऑन द कॉपर कोरोजन्स अगर बोला तो ये वाला रिएक्शंस आप लोगों को अच्छे से देना है, ठीक है। और तीसरी चीज़ देखिए जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, एल्यूमिनियम जिंक रिएक्ट विथ वीक ऑर्गेनिक एसिडिक सब्सटेंसेस लाइक विनेगर। जो भी एल्यूमिनियम है, जो भी जिंक वगैरह है ना, वो वीक एसिडिक सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट होते हैं, यानी कि विनेगर और लेमन जूस के साथ, क्योंकि ये अपने आप में एक एसिड्स है। तो इन एसिड्स के साथ अच्छे से रिएक्ट होते हैं और दे रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्युबल मेटल। ये रिएक्ट होने के बाद प्रोडक्ट में क्या बनाएंगे, मेटेलिक कंपाउंड्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मेटेलिक कंपाउंड्स बनाएंगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो एल्यूमिनियम एंड जिंक होता है वो ऑर्गेनिक एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स में विनेगर और लेमन जूस आएगा, तो ये रिएक्ट होने के बाद क्या बनाएंगे, मेटेलिक कंपाउंड्स बनाएंगे, जो कि हम लोगों का हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल है। इसीलिए कॉपर ऑल्सो फॉर्म सॉल्युबल मेटेलिक कंपाउंड्स बाय रिएक्टिंग विद एसिडिक पिकल्स। और इसीलिए दूसरा चीज़, जैसे एल्यूमिनियम और जिंक रिएक्ट होता है वैसा ही कॉपर भी हम लोगों का ऑर्गेनिक एसिड के साथ रिएक्ट होते हैं, जिसके वजह से मेटेलिक कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। इसीलिए बोला जाता है जो भी कॉपर्स है, जो भी एल्यूमिनियम है, जो भी जिंक से बनाया हुआ कंटेनर्स, बर्तन वगैरह है, उस पे हम लोगों को कभी भी पिकल्स वगैरह हो या एसिडिक फूड आइटम्स वगैरह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एसिडिक फूड आइटम्स वगैरह रखने से इस कंटेनर्स और ये फूड मटेरियल्स के बीच में रिएक्शन देखने को मिलेगा और हम लोगों का बनेगा मेटेलिक कंपाउंड्स, जो कि हम लोगों का हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक है। ये एक पॉइजन का काम करेगा, जिसके वजह से हम लोगों को फूड पॉइजनिंग भी हो सकता है। तो इसी के साथ हम लोगों का पूरा मेटलर्जी चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर आप लोगों को रस्टिंग ऑफ आयरन का मैकेनिज्म डिटेल्स वे में चाहिए तो आप लोग कमेंट सेशन पे ड्रॉप कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों का बचेगा मेटलर्जी चैप्टर से प्रीवियस क्वेश्चंस। तो तब तक आप लोग जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है वो अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट सेशन पे ड्रॉप कर सकते हैं। आई एम देयर फॉर यू माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स के वजह से थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है मेरे को, और मैं तो इधर हूँ ही कमबैक सीरीज़ के लिए। इसी के साथ मैं इस लेक्चर को यहीं एंड करना चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट, बाय बाय।